गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? फाइन। स्वागत है आपका द मिशन एकेडमी चैनल में। बेटा, उम्मीद है कि आप सब पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि नुकसान भी हुआ इसमें। आप की पढ़ाई का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। और जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे उनको कुछ याद रहा होगा। और मैंने बताया कि जिन्होंने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया होगा वो वहीं पहुंच गए होंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था, जीरो पर। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको कंटिन्यू और निरंतर पढ़ते रहोगे तो आपके टच में रहेगी। और जहां आपने इसको छोड़ दिया, समझ लेना कि हम बिल्कुल भूल गए। ठीक, तो चलिए आज भी हम वही टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे, कृषि को। मैंने इससे पहले भी जो वीडियो दी थी वो भी एग्रीकल्चर से संबंधित थी। उसमें कुछ कृषि की विधियां चल रही थी, तो उसमें आपका हेडिंग डाला हुआ था जीरो फार्मिंग कृषि। इससे पहले मैंने आपको रिले कृषि के बारे में पढ़ाया था। तो जीरो फार्मिंग कृषि, तो ध्यान देना इसको भी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिले कृषि क्या होती है। रिले कृषि की विधि क्या होती है कि एक बोई हुई फसल के नीचे जब हम एक दूसरी फसल को बो देते हैं तो वो रिले कृषि कहलाती है। ऐसे ही जीरो फार्मिंग कृषि भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान रखना, जीरो फार्मिंग कृषि में हम रासायनिक खादों का व कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो जीरो फार्मिंग कृषि में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कृषि जिसमें पूर्ण रूप से जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है और जिसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित होता है, उसको हम जीरो फार्मिंग कृषि बोलते हैं। ऐसी कृषि से फसलों को, पेड़ पौधों को और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे आजकल मुख्य रूप से कृषि के लिए जैविक खादों पर जोर दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर जोर दिया जा रहा है। जैसे मान के चलना एज ए एग्जाम्पल कि अभी जो एक क्वेश्चन आता रहता है आपको, सिक्किम। तो सिक्किम स्टेट ऐसा भारत का पहला राज्य बन गया है जो पूर्ण रूप से अपने होने वाली फसलों में, अपने यहाँ उत्पन्न होने वाली फसलों में जैविक खादों का प्रयोग कर रहा है। ठीक, तो भारत का पहला राज्य, इस सिक्किम को भारत का पहला जैविक राज्य भी बोला गया है। जैविक स्टेट, बायोटिक स्टेट। तो देश का पहला बायोटिक स्टेट सिक्किम बन गया है क्योंकि पूर्ण रूप से वो कृषि में जैविक खादों का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसी कृषि जिसमें पूर्ण रूप से जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित होता है, जीरो फार्मिंग कृषि कहलाता है। राइट, और देश का पहला ऐसा जैविक कृषि, पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला राज्य सिक्किम है, इसलिए इसको बायोटिक स्टेट या जैविक स्टेट कहा जाता है। तो देश के वर्तमान में जो 28 स्टेट हैं, उस समय एक हमारा जो स्टेट है बायोटिक स्टेट, वो है सिक्किम। राइट, चलिए आगे इसमें और एक कृषि आती है, पशुपालन कृषि। पशुपालन कृषि, पशुपालन कृषि। देखिए इस प्रकार की कृषि में फसलों को उत्पन्न नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर पशुओं को चराया जाता है। ठीक, ध्यान रख लेना। तो ऐसी कृषि जिसमें प्राकृतिक वनस्पति पर पशुओं को चराया जाता है, पशुओं को चराया जाता है, पशुपालन कृषि कहलाती है। इसमें कृषि नहीं होती है। जैसे भेड़ों को चराना, बकरियों को चराना, ये पशुपालन कृषि कहलाती है। इसमें पशुओं को पाला जाता है और ये मोस्टली एशिया में, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में, अमेरिका में
प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों पर इनको चराया जाता है। मोस्टली सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, पशुपालन कृषि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होती है, राइट। चलिए आगे है एक कृषि वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि या इसको बोलते हैं हम व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि, देखिए इस प्रकार की कृषि में नकदी फसलों को मुख्य रूप से उगाया जाता है। नकदी फसलों को प्रमुख रूप से उगाया जाता है। इस प्रकार की कृषि में नकदी फसलों को प्रमुख रूप से उगाया जाता है। तो जिन फसलों में या जिन फसलों में मुख्यतः नकदी फसलों का योगदान होता है या जिसमें नकदी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है या व्यापारिक कृषि कहलाती है। अब नकदी फसलों में कौन कौन सा आता है, जैसे ध्यान रखना, जैसे कोको आता है, कोको, जैसे कॉफी, जैसे जूट, जैसे गन्ना, शुगर केन जिसको बोलते हैं, आम और कपास, ये सब नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से क्वेश्चन आता रहता है, कोको, कॉफी, जूट, गन्ना, आम, कपास, ये सब व्यापारिक फसलें, वाणिज्यिक कृषि या नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आता है कौन सी नकदी फसल का एग्जाम्पल है, तो क्वेश्चन आपको आता रहता है। चलिए बाकी हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। फसलों के जो फसलें कितने प्रकार की होती है उसमें अभी एक टॉपिक आएगा आपका, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक आता है पारिस्थितिकी कृषि। पारिस्थितिकी कृषि इंपॉर्टेंट कर लेना। तो ऐसी कृषि जिसमें प्राकृतिक संपदा को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, या ऐसी कृषि जिसमें प्राकृतिक संपदा को नुकसान नहीं होता है, पारिस्थितिक कृषि कहलाती है। इसमें प्राकृतिक संपदा का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे जीरो फार्मिंग कृषि की तरह ही है। तो ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है पारिस्थितिक कृषि कहलाती है। इसमें भी जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है ताकि ऐसे जैविक फर्टिलाइजर्स जो एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, वो पारिस्थितिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जीरो फार्मिंग कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये हमने विभिन्न प्रकार की फसलें यहाँ पर पढ़ी, और मोस्टली मैंने जो आपको बताया एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आती है वो झूम कृषि आती है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में करा दिया है। ट्रेलिंग कृषि भी कई बार आपसे पूछ चुका है। चलिए ये आपका हो गया। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से, अंतरराष्ट्रीय कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं। क्वेश्चन यहां पर पूछ लेता है, ध्यान रख लेना। तो यहां आपसे पूछ लेगा, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थान यहां पर पूछता रहता है आपसे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये है आपका मनीला में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है, मनीला। और मनीला आता है बेटा फिलीपींस। फिलीपींस एक देश है एशिया महाद्वीप का, फिलीपींस। तो फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला।
तो यहीं पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है मनीला में। और मनीला क्या है, फिलीपींस की राजधानी है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता रहता है। एक पॉइंट और आपसे पूछता है दूसरा, यहीं पर दे देगा अंतरराष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान। तो अंतरराष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान भी आपका मनीला में है। मनीला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनीला क्या है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन लेकर आता है मनीला पर। मैं अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पर चर्चा करूंगा मनीला से संबंधित। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका पूछता रहता है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। रोम आता है इटली, तो इटली की राजधानी है रोम। अभी समझाऊंगा इन पर पॉइंट, ठीक, जो जो एग्जाम में आते हैं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है और इटली की राजधानी है रोम। राइट, चलिए विश्व मौसम एवं विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय है जेनीवा में। विश्व मौसम एवं विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर है जेनीवा, और जेनीवा पड़ता है बेटा स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट है यहां पर खाद्य नीति अनुसंधान संगठन। खाद्य नीति अनुसंधान संगठन है, ये आपको पड़ेगा वाशिंगटन में। वाशिंगटन डीसी में है ये। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। अभी समझाऊंगा यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान, ये है लागोस, और लागोस आता है नाइजीरिया कंट्री के अंतर्गत। नाइजीरिया, ठीक। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के 6 संगठन हैं जो आपसे पूछ लेता है कृषि से संबंधित, ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है, अंतरराष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान भी मनीला में है, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है, इटली। विश्व मौसम एवं विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, खाद्य नीति अनुसंधान संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस नाइजीरिया में है। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर की कृषि के मुख्यालय हैं। इनमें से क्वेश्चन आपको आता रहता है, इन पर भी हम अभी थोड़ा सा चर्चा करें, जिससे आपसे पूछ लेगा। अभी एक आगे हम करेंगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चावल अनुसंधान संगठन है, ऐसे ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जैसे भारत में, तो ये है आपका कटक में, कटक मतलब ओडिशा। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में, यानी कि उड़ीसा में है संस्थान। ये कटक उड़ीसा में है, उड़ीसा। तो राष्ट्रीय चावल या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। ऐसे ही आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, अभी भारत में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थापित किया गया है। वाराणसी में, इंपॉर्टेंट कर लेना, अभी वाराणसी में स्थापित किया गया है। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है वैसे राष्ट्रीय स्तर पर होता है।
तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। इंपॉर्टेंट लेवल को, ठीक। चलिए अभी हम और चर्चा करेंगे यहाँ पर, जिसमें कुछ वर्ड आए हैं समझा दूं। देखिए ध्यान रखना, मनीला, मनीला एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल गया कि मनीला क्या है, फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो मनीला में एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई बैंक, जिसको बोलते हैं हम एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई बैंक का मुख्यालय भी कहां पर है, मनीला में है, समझ लेना। अंतरराष्ट्रीय चावल संस्थान हो गया, बीज अनुसंधान संस्थान हो गया, और एक पॉइंट और आता है मनीला के लिए, जो रेमन, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेमन मैं एग्जाम में कराऊंगा आपको, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अभी हम पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे बाद में। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मनीला में ही दिया जाता है। या किस क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का आयोजन कहाँ होता है, मनीला में, या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है, फिलीपींस देता है। इसी पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल प्राइज। तो एशिया का नोबेल प्राइज किसको कहते हैं हम, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्यों दिया जाता है, कब से दिया जाना शुरू किया गया, किस भारतीय को सबसे पहले दिया गया, तमाम तरह के क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। हम चर्चा करेंगे ये एग्जाम में, जो प्राइज से संबंधित टॉपिक हमारा शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। तो अभी जो वर्ड आए हैं मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रहा हूं, ठीक। चलिए ऐसे ही एक रोम शब्द आया है, रोम, जो इटली की कैपिटल है, इटली की कैपिटल, ठीक, ध्यान रखना। ये टाइबर नदी, टाइबर नदी के तट पर है। आता रहता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा कि रोम, क्योंकि 8-10 सिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उनको पूछ रहता है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, एक क्वेश्चन आपको आता रहता है। तो रोम जो है वो टाइबर नदी के तट पर है, ठीक। एक इसमें जेनेवा है, जेनेवा, ध्यान रखना, इसको सिटी ऑफ हेडक्वार्टर्स कहा जाता है, मुख्यालयों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई मुख्यालय हैं। तो एक सूत्र में बना हुआ है ये, मैं अभी आपको जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठन, एक टॉपिक भी चल रहा है आपका, उसमें कंप्लीट कराऊंगा कि किस किस अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के मुख्यालय जेनेवा में है। यानी कि जेनेवा को सिटीज ऑफ हेडक्वार्टर्स कहा जाता है, मुख्यालयों का शहर कहा जाता है, राइट। एक पॉइंट इसमें आया आपका वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। देखिए बहुत से स्टूडेंटों को यहाँ पर डीसी का मतलब नहीं पता होगा कि डीसी क्यों लगाया जाता है वॉशिंगटन के बाद, ठीक। तो डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया प्रांत के अंतर्गत वॉशिंगटन आता है। कोलंबिया प्रांत, कोलंबिया क्या है, एक प्रांत है, और इसी प्रांत के अंतर्गत वॉशिंगटन आता है। तो इसको ये बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वॉशिंगटन किसके अंतर्गत आता है, डीसी के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, राइट। चलिए तो ये अब पूछ लेगा कि वॉशिंगटन जो अमेरिका की कैपिटल किस नदी के तट पर है, कराऊंगा मैं इनको आगे, अभी जब चल रहा है तो मैंने बता दिया, पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी के तट पर। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर बसी हुई है। पोटोमैक रिवर अमेरिका की एक प्रसिद्ध नदी है, करेंगे हम इन पर चर्चा, ठीक। चलिए, और वॉशिंगटन सिटी का नाम अमेरिका के एक प्रमुख क्रांतिकारी जो बाद में अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट बने, जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है अंतरराष्ट्रीय कृषि से संबंधित।
अब बस इसमें जो बचा हुआ है आपका एक ही टॉपिक बचा हुआ है, कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न राष्ट्र। बस एक वीडियो इसकी बनी हुई है, फिर हम इंडियन एग्रीकल्चर को शुरू कर देंगे। यहां से आपका एक दूसरा टॉपिक शुरू होगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना करके भेजूंगा। तो ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ टॉपिक थे मेन। अभी कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं, इसको हम फिनिश करके इंडियन एग्रीकल्चर पर आएंगे। फिर यूपी का आपका चल ही रहा है, यूपी से संबंधित राजस्व विभाग से संबंधित यानी कि रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी से संबंधित आपका कुछ वीडियो मैंने भेजी है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको बना करके भेजूंगा, और वो सब्जेक्ट से भी हो सकती है, यूपी से भी मैं करा दूंगा। ये करंट में भी कहीं आपकी क्लास नहीं हो पाई है, तो करंट की भी क्लास करा दूंगा। जो भी है आप व्हाट्सएप पे भेज, मेरा मैंने आपको बताया है कि एक नंबर है मेरा, उस पर भेज दिया करो 8958630490। व्हाट्सएप चल रहा है इस पर। जो भी मुझे भेजना है, जो भी पूछना है, आप मेरे इस नंबर पर मुझे सीधा भेजिए। जो कोचिंग वाला नंबर है उस पर मत भेजो, उसकी इंफॉर्मेशन मुझ पर नहीं आती है। आप इस नंबर पर जो भी पर्सनल जानकारी है मुझसे इस नंबर पर भेजो, मैं तुरंत जो आप कहोगे मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। और जुलाई में कोचिंग ऐसा है, देखो कल भी कोई डिसीजन आ सकता है 8 जून के बाद, लेकिन जुलाई में तो 100% कन्फर्म है। थोड़ी सतर्कता के साथ कोचिंग आपका शुरू हो जाएगा। 1 या 2 जुलाई से आपकी क्लासें लगाना शुरू कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बना करके भेज रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा जिसकी कम वीडियो बनी है उस सब्जेक्ट को बना करके भेजता हूँ। तब तक के लिए ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच।